हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय माइंड क्लासेस। तो भाई आज हम मॉक टेस्ट 3 लेके आए हैं। तो भाई आपने 1 और 2 जरूर देखा होगा, तो शायद आप लोगों को पसंद भी काफी आ रहे हैं। तो भाई आगे बढ़ते हैं। तो आज हम मॉक टेस्ट 3 लेके आए हैं मैथ्स के ऊपर। तो देखिए जी, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है जी हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि व्हेन ए प्लॉट इज सोल्ड फॉर ₹187,000 अगर एक प्लॉट को 1,87,000 रुपए का बेचा जाए तो जो ओनर है उसको 15% का नुकसान हो जाता है। तो एट व्हाट प्राइस वो उसे कितने का बेचे ताकि उसे 15% का क्या हो जाए, गेन हो जाए। तो उसने उसको इतने का बेचा है, 15% का नुकसान है और वो 15% गेन कमाना चाहता है जी। ठीक है, तो हम इसको इस तरह से कह सकते हैं कि आपको एक SP1 दी है, उसके ऊपर लॉस दिया है और आपको SP2 निकालनी है। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट मैथ्स के लिए आपको शॉर्ट मेथड बताता हूं। डायरेक्ट SP2 के लिए क्या फॉर्मूला रहेगा हमारा। तो भाई जो आपकी SP1 है वो लेंगे 187,000 डिवाइड बाय, अच्छा भाई वो 15% नुकसान पे बेचा है। तो 15% नुकसान पे बेचने का क्या मतलब हुआ, 15% नुकसान पे बेचने का मतलब है उसने उससे 85% के पैसे लिए हैं, 85%। तो भाई यहां आएगा 85% इंटू, तो भाई दूसरे केस में वो कितना कमाना चाहता है, वो कमाना चाहता है 15%। 15% कमाने का मतलब वो उसे बेचेगा 115 के हिसाब से, क्योंकि देखो प्रॉफिट कमाने का मतलब है 100 में प्लस करो और लॉस का मतलब है 100 में से माइनस करें। तो भाई देखिए क्या होगा, अभी हमारा परसेंट कट जाएगा जी। ठीक है, उसके बाद ये कटा जी 523 और ये 517। तो अगर 17 का टेबल आता होगा तो ये 17 1 एंड 17 11। तो साथ में 3 0, ये आ गया 11,000 इंटू 23। तो उसे सॉल्व करके आएगा 253,000। इट मीन्स डी पार्ट। ठीक है जी, तो बहुत सिंपल था भाई, हमेशा याद रखना जो गिवन एसपी होगी SP1 उसको फर्स्ट केस वाले से डिवाइड करना है। तो ये वैल्यू थी मेरे पास, 15% का नुकसान है, इट मीन 85 का बेचा तो 85 से डिवाइड, और जो आपको फाइंड करना है उससे मल्टीप्लाई। चलिए भाई हो गया खत्म भाई, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो इसका। चलो भाई देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या हमारे पास। सेकंड क्वेश्चन कह रहे थे रेशियो ऑफ एजेस ऑफ टू सिस्टर, दो बहनें हैं भाई। मान लीजिए जैसे ए और बी है, ये दो बहनें हैं, इन दोनों की एज की रेशियो 1:2। इनकी जो प्रेजेंट एज की रेशियो है वो 1:2 है। बट आफ्टर 4 ईयर्स, कह रहे 4 साल के बाद रेशियो बन जाएगी 2:3। 4 साल के बाद ये प्रेजेंट रेशियो है और ये फ्यूचर की रेशियो है। 4 साल के बाद कितनी रेशियो होने वाली है, 2:3 होने वाली है उनके मुताबिक। तो उसने पूछा कि बताइए एल्डर सिस्टर की रेशियो एज क्या होगी। देखिए भाई इस केस में क्या होता है, जैसे अभी इसने 4 साल बाद की एज पूछी है, अभी प्रेजेंट की रेशियो दी है, 4 साल बाद की रेशियो दी है। किसी केस में आपको पहले की रेशियो दी होगी, 4 साल पहले की दे देगा। ठीक है, 8 साल बाद की दे देंगे। ठीक है, यह हो सकता है किसी ए की 10 साल पहले की दे दें और बी की 5 साल पीछे की दे दें, कुछ भी दे सकते हैं वो इस हिसाब से। तो भाई इसके ऊपर एक बहुत अच्छा कंसेप्ट हमेशा वही यूज करते हैं, तो उसमें आपको क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। ठीक, तो देखिए क्या, जो भी आपकी प्रेजेंट रेशियो होगी उसके साथ एक्स लगा लेना है। उसके साथ क्या करना भाई, एक्स लगा लेंगे, सिंपल सी बात है। भाई ये जो फ्यूचर की रेशियो हो रही है, ये फ्यूचर की रेशियो क्यों बदल गई, क्योंकि आप 4 साल आगे चलेंगे आफ्टर 4 ईयर्स, तो ये 4 साल आगे चलेगी। इसका मतलब जो ए है वो भी 4 साल बड़ा हो गया और बी भी 4 साल बड़ा हो गया। अब देखो उसको लिखेंगे कैसे, ये रहा जी ए की एज और ये रही बी की एज। ए जो है वो भी 4 साल बड़ा हुआ और जो बी है वो भी 4 साल बड़ा हुआ, और ये रेशियो कितनी आ जाएगी, 2/3। तो भाई इस कंसेप्ट को लेकर चलना, क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। फिर चाहे किसी की एज आगे की दी हो पीछे की दी हो, मतलब मान लो कि अगर इसकी 4 साल आगे की एज बोल दें, इसकी 4 साल पीछे की बोल दें, तो तब भी सेम कंसेप्ट रहेगा। ठीक है, अगर वो आफ्टर की एज पूछता है तो प्रेजेंट वाले के हिसाब से प्लस करना है, और अगर पास्ट बोल देगा तो जी माइनस करना पड़ेगा, बस ये फर्क है। तो इस कंसेप्ट को याद रखिएगा। देन भाई हमने करना जी क्रॉस मल्टीप्लाई। देन हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे जी। तो देखिए क्या मिलेगा, क्रॉस 3 को इससे करना है 1x + 4 के साथ, और इसको करना है जी हमें किसके साथ, 2x + 4 के साथ। तो भाई ये कितना बन जाएगा हमारा, ये बन जाएगा 3x + 12 और ये आ जाएगा जी 4x + 8। तो भाई वही x रिटर्न एक तरफ और विदाउट x एक तरफ करेंगे। 4x यहाँ की क्या हो जाएगा जी, माइनस हो जाएगा, और 12 वहां जाके माइनस हो जाएगा। इस हिसाब से -x -4, तो x आ गया जी हमारे पास 4। ठीक है, अब उसने क्या पूछा जी, उसने बोला है जी फाइंड द एज ऑफ एल्डर सिस्टर, जो बड़ी वाली सिस्टर है। एल्डर हो गया जी बड़ी सिस्टर, अगर यंगर लिखा होता तो छोटी सिस्टर देखते। तो बड़ी सिस्टर कौन होगा भाई, ए होगा कि बी, तो भाई बी बड़ी सिस्टर होगी क्योंकि ये 2x है। तो जो बी की एज है वो है जी 2x। तो अभी आपने x की वैल्यू क्या निकाली है जी, 4 निकाली है, तो ये कितना आ गया जी 8 ईयर्स। तो एल्डर सिस्टर की जो एज है वो 8 ईयर्स है। हाँ, बट अगर वो यंगर की पूछता तो फिर हम 1x के हिसाब से निकालते। तो चलिए भाई जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। तो चलिए भाई देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है कि व्हेन 636 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ए नंबर, एक नंबर से 636 को माइनस किया गया, एक नंबर से 636 को माइनस किया गया, इट रिड्यूसेस टू इट्स 2/5। इट रिड्यूसेस टू इट्स 2/5 मतलब इतना माइनस करने के बाद वो नंबर रिड्यूस कम हो गया, कितना हो गया जी, इट्स 2/5। जब नंबर में से 636 माइनस किया तो यही जो नंबर है ये कितना हो गया, 2/5 हो गया जी अपना, उसके कहने का ये मतलब है। ठीक है जी, ओके। तो अब इसके दो तरीके हैं, या तो आप इसको यहां क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, या फिर हम क्या कीजिए, नंबर को नंबर के पास ले आइए पहले। ठीक है जी,
तो फिलहाल चलिए हम मल्टीप्लाई कर लेते क्रॉस, ये यहाँ पर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेगा तो भाई ये कितना बन जाएगा देखिए जरा, 5 से इसको क्या है, इट इज 5n माइनस इसको करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 33 कैरी 18 1 कैरी 31 इक्वल्स टू 2n। ठीक है जी, अब हम क्या करेंगे जी, n वाले एक तरफ कीजिए और विदाउट n एक तरफ कर दीजिए, ये 5n माइनस 2n इक्वल्स टू 3180। तो इसको सॉल्व करके आ गया जी 3n इक्वल्स टू 3180। अभी 3 वहां जाके 3180 को डिवाइड करेगा जी, तो जब ये डिवाइड करेगा तो देयरफॉर नंबर क्या आ जाएगा जी हमारे पास 1060। तो देखिए जी हमारा जो रिक्वायर्ड नंबर है वो कितना आ गया 1060। लेकिन उसने क्या बोला जी, उसने कहा ट्वाइस ऑफ नंबर निकालें। तो भाई अगर नंबर ये है तो ट्वाइस ऑफ नंबर का मतलब क्या होगा, इसका ट्वाइस कर देंगे तो 2 इंटू 1060 ये कितना आ जाएगा जी, आ जाएगा 2120। तो 2120 आ जाएगी। तो भाई कौन सा पार्ट है, इट इज थर्ड पार्ट, सी पार्ट। ठीक है जी, तो ये थर्ड पार्ट आ गया भाई। तो भाई जल्दी इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, तो उसके बाद मैं आपको इसका शॉर्ट मेथड बताता हूं। तो देखिए शॉर्ट मेथड क्या है, तो भाई इसको जरा ध्यान समझना जो चीज मैं अभी बताने वाला हूं, क्योंकि अगर ये दिमाग में बैठ गया तो बहुत बढ़िया जी आपके लिए। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। जो फर्स्ट इक्वेशन बनाई थी उसी की मदद से निकलेगा। कह रहे एक नंबर में से 636 माइनस किया तो ये 2/5 बन गया। ठीक है भाई, देखो एक नंबर में से आपने 636 माइनस किया वो 2/5 बन गया। 2/5 बनने का ये मतलब है कि मान लो 5 में से 2 हिस्से रह गए। एक नंबर में से जब मैं ये माइनस कर रहा हूं तो उस नंबर के 5 में से 2 हिस्से रह गए हैं, तो इसका मतलब ये हुआ ये जो है ये उस नंबर का 3 हिस्से के बराबर होगा। अगर 5 में से 2 हिस्से बच गए तो इसका मतलब जो हम माइनस कर रहे हैं वो 3 हिस्सों के बराबर है। तो 3/5 एंड डायरेक्ट किसके बराबर, हमारा 636। तो नंबर कितना हो जाएगा जी 636 इंटू ये वहां जाके रेसिप्रोकल उल्टा हो जाएगा 5/3 3 1 जा, तो ये 3121 जब 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1060। लो भाई कितनी जल्दी भाई हमें नंबर मिल गया। देन उसके बाद उसने आगे जो बोला है ट्वाइस ऑफ नंबर करना है तो आप इसका डबल कर सकते हैं जी। ठीक है जी, ओके। तो भाई ये इस तरह से रहेगा आपका, और इसका भी स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। चलिए भाई देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारे पास, फोर्थ क्वेश्चन हमारा। तो ये फोर्थ क्वेश्चन में कह रहे हैं कि इन 5 ईयर्स 5 सालों में 2000 बिकम्स 5000। तो भाई जब कभी कुछ ऐसा क्वेश्चन आता है ना, कुछ सालों में एक मनी जो कुछ भी रुपीज आपको दिए हैं, वैल्यू दी है, वो कुछ और बन जाती है। तो याद रखिए पहली वाली वैल्यू हमेशा प्रिंसिपल होती है और बाद वाली क्या होती है, अमाउंट होती है। तो इट मींस हमारे पास प्रिंसिपल है जी 2000 और जो अमाउंट है वो कितना है 5000। तो भाई इस हिसाब से इंटरेस्ट कितना होगा, तो इंटरेस्ट होता है जी अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो कितना आ गया जी 5000 माइनस 2000 इट बिकम्स 3000, यानी कि 3000 रुपए 3000 रुपीज मिलेंगे आपको एज इंटरेस्ट के रूप में। ठीक है, तो भाई अगर इसमें देखा जाए तो टाइम कितना दिया था 5 साल दिया है, उस हिसाब से अगर रेट निकालना होगा तो देखिए रेट का डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, इंटरेस्ट इंटू 100 अपॉन पी इंटू टी। तो इंटरेस्ट कितना मिल रहा है जी, इंटरेस्ट मिल रहा है जी 3000 इंटू 100 अपॉन प्रिंसिपल कितना जी हमारा, प्रिंसिपल है जी 2000 इंटू टाइम कितना जी, टाइम है जी 5 साल। तो ऐसे जो चीज करती है वो काट देती है जी। तो भाई 2 0 2 0 कट जाएंगे। ठीक है, ये 5 कितने से कटा जी 20 से, ये 2 1 जा और 2 कितने का 2 10 जा आ जाएगा जी हमारे पास। ठीक है, तो उस हिसाब से रेट कितना आ गया जी, रेट बन गया जी हमारे पास 30%। रेट कितना आ गया 30%। इसका मतलब 30% रेट के हिसाब से जो है 2000 रुपए जो है वो 5 सालों में 5000 बन जाएंगे। ठीक, लेकिन उसने हमें क्या सॉल्व करने को बोला है, कह रहे हाउ मेनी ईयर्स, कह रहे कितने सालों में उसी रेट पर सेम रेट पर जो 7000 है वो इतने बन जाएंगे। मतलब एक क्वेश्चन के साथ दूसरा क्वेश्चन जोड़ दिया उसने हमारे साथ। कह रहे दूसरे केस में प्रिंसिपल क्या है ₹7000 है, तो जी प्रिंसिपल कितना है, सॉरी अमाउंट, यहां अमाउंट कितना है, यहां अमाउंट दिया है 9100। तो भाई उस हिसाब से इंटरेस्ट कितना मिलने वाला है इस केस में, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, यानी कि 9100 माइनस 7000। तो जी प्रिंसिपल आ गया 20, सॉरी नॉट प्रिंसिपल, इंटरेस्ट आ गया 2100। ठीक, तो कह रहा है बताइए अब इस केस में जो कुछ भी हो रहा है कितने सालों में 7000 जो है जो 9100 रुपया बनेगा, ठीक है, या 7000 बिकम्स 9100 कितने सालों में बनेंगे उस पुराने वाले रेट पे। पुराने वाला रेट मींस वो इसकी बात कर रहा है। तो उस हिसाब से रेट कितना है जी हमारे पास 30%। क्या निकालना है जी, टाइम निकालना है। टाइम का फॉर्मूला सेम कुछ मिलता जुलता है, इंटरेस्ट इंटू 100 अपॉन पी इंटू आर। ठीक है जी, तो चलिए मैं देखते हैं सर क्या बनता है। इंटरेस्ट कितना है जी, इंटरेस्ट बन रहा है जी हमारे पास 2100 इंटू 100 और प्रिंसिपल कितना है जी, प्रिंसिपल 7000 है हमारे पास और रेट हम लोगों ने अभी निकाला 30 है जी। तो सबसे पहले क्या है, ये 1 2 3 4 ऊपर है, 4 ही नीचे है, कट गए, और 7 3 कितना होता है 21। तो इट मीन 21/21 आ रहा है। तो रेट आ गया जी लगभग 8%, सॉरी 8 नहीं, हमें टाइम निकालना था। टाइम आ गया जी हमारा 1 ईयर, इट मीन ए पार्ट।
तो लीजिए भाई, इसमें क्या था भाई, एक पहले क्वेश्चन की मदद से आपको दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करना था। फर्स्ट क्वेश्चन में जितना रेट आया है वही रेट सेकंड क्वेश्चन में यूज करके हमें क्या निकालना था जी, हमें टाइम निकालना था। तो भाई जल्दी से इसको नोट कर लीजिए यार, स्क्रीनशॉट ले लीजिए भाई। चलो भाई देखिए फिफ्थ क्वेश्चन क्या हमारे पास, कह रहे गौरव है, वो क्या कर रहा है जी, गौरव मूव फ्रॉम पॉइंट ए टू बी। तो भाई पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, तो कह रहे जी गौरव मूव कर रहा है फ्रॉम ए टू बी एट स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर। तो भाई ए से बी की तरफ गौरव जाता है जी 30 की स्पीड के साथ, और इसी तरह वापस आता है ए की तरफ बी से 70 की स्पीड, मतलब वापस आता है जी 70 की स्पीड के साथ। ठीक है, तो कह रहे जी एवरेज स्पीड बताइए। तो एवरेज स्पीड भाई क्या होगा, अब हो सकता है कुछ बच्चे सोच रहे हैं एवरेज स्पीड सिंपल सी बात है, एवरेज का मतलब है दो चीजें हैं, दोनों को प्लस करें, 2 से डिवाइड करें, 70 प्लस 30/2 100/2 और 50 पर टिक लगा देंगे भाई, तो भाई ये गलत हो जाएगा। ठीक है, ये एवरेज स्पीड इस केस में नहीं बनती है इस तरह से। ठीक है, तो इसको हमेशा याद रखो कि जब आपको इस ऐसा केस आता है कि एक पर्सन एक पर्टिकुलर पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ जाता है और वहां से वापस आता है। ठीक है, जैसे कोई पर्सन मान लीजिए जम्मू से दिल्ली जा रहा है, देन दिल्ली से वापस जम्मू आता है, तो इस केस में डिस्टेंस हमेशा सेम होता है। इस केस में डिस्टेंस क्या होता है, सेम होता है। तो इसको भाई दिमाग में रख लीजिए, जब कभी भी ऐसा केस आ जाए सेम डिस्टेंस वाला, स्पीड मान ली कि अलग अलग है, 30 की स्पीड से जा रहा है कि 70 की स्पीड से वापस आ रहा है, कुछ भी इस तरह से। ठीक है, तो अगर डिस्टेंस सेम हो, स्पीड मान लीजिए अलग है, तो उस केस में डायरेक्ट फॉर्मूला लगता है एवरेज स्पीड का, आपको वही लगाना है। ठीक है जी, तो फॉर्मूला क्या है, वो है 2 इंटू S1 इंटू S2 होल डिवाइड बाय S1 प्लस S2। ठीक है, आपको ट्वाइस लेना है स्पीड 1 का, इंटू करना है स्पीड 2 और अपॉन S1 प्लस S2। तो जी 2 इंटू स्पीड 1 कितनी है जी, स्पीड 1 इज 30, स्पीड 2 इज 70 एंड स्पीड 1 प्लस स्पीड 2 30 प्लस 70 करेंगे। तो भाई ऊपर फिलहाल इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं, बाकी नहीं करूंगा अभी, 70 को वैसे रहने दीजिए। ये कितना आएगा जी, ये 100 आ जाएगा, ये कट गया जी, तो अब 6 7 42। तो जिस केस में एवरेज स्पीड रही 42 किलोमीटर पर आवर, इट मींस बी पार्ट। तो बी पार्ट जी राइट आंसर है, सी पार्ट नहीं आएगा। तो भाई जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अच्छा देखिए, अगर मान लीजिए वो पर्टिकुलर टाइम क्या था कि टाइम इंटरवल सेम है, एक पर्सन जाता है तो वो 2 घंटे पहले राइट से लेफ्ट की तरफ गया, कितना डिस्टेंस चला उससे कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, 2 घंटे राइट से लेफ्ट की तरफ दिया। ठीक है, फिर मान लीजिए वापस आता है, 2 घंटे लग जाते हैं। ठीक है, मतलब ज्यादा समय 2 घंटे, आधे समय 2 घंटे, डिस्टेंस चाहे इक्वल ट्रैवल करे ना करे, आपको लेना देना कुछ नहीं है। आपको होता है जाते समय उसकी स्पीड 30 है, मान लीजिए जब वो पहले 2 घंटे गया उसकी स्पीड 30 थी, फिर जब दोबारा 2 घंटे चलता है स्पीड 70 हो जाती है। तो भाई उस केस में दोनों स्पीड को प्लस करके 2 से डिवाइड कर सकते हैं, मतलब 30 प्लस 70 डिवाइड बाई 2, तो उस केस में एवरेज स्पीड 50 आएगी। अगर आपको टाइम इंटरवल सेम दिया हो कि वो कितने टाइम के इंटरवल में इक्वल टाइम में अलग स्पीड से चल रहा है। ठीक है, 5 घंटों में मान लो 50 की स्पीड चला, अगले 5 घंटों में 100 की स्पीड चला। ठीक है, तो आप कैसे ले सकते हैं, पहले 5 घंटों में 50 की स्पीड, अगले 5 घंटों में 100 की स्पीड। तो भाई इसमें अगर आप देखें तो इसमें भी आप एवरेज स्पीड 1 प्लस स्पीड 2/2 लगा सकते हैं, बट किस केस में, जिसमें टाइम इंटरवल बराबर दिया हो। लेकिन ये जो क्वेश्चन था इसमें हमारा डिस्टेंस इक्वल था, तो जब कभी भी डिस्टेंस इक्वल होगा तो हमें एवरेज स्पीड का फॉर्मूला यही लगाना है 2 केसेस के लिए। ठीक है जी, चलिए भाई स्क्रीनशॉट ले लीजिए आपको लेना तो, और बढ़ते हैं आगे। चलो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, यह है रिलेटेड टू ट्रेन से रिलेटेड क्वेश्चन में एक क्वेश्चन ये है हमारा, कह रहे 240 मीटर लॉन्ग ट्रेन है, 240 लंबी ट्रेन है, वो 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भाग रही है। तो आपको बताना है वो कितना समय लेगी एक आदमी को क्रॉस करने के, जो स्टैंडिंग है प्लेटफॉर्म पे, जो ऑलरेडी प्लेटफॉर्म पे खड़ा है, उस आदमी को वो ट्रेन कितनी देर में क्रॉस कर सकती है। तो एक चीज मैंने आपको पहले बताई थी, जब कभी भी ट्रेन वाले केसेस में आता है तो उसमें स्पीड हमें अगर किलोमीटर पर आवर में दी है तो हमें मीटर पर सेकंड में करनी पड़ती है, क्योंकि जो ट्रेन की लेंथ होती है तकरीबन मीटर में होती है, और अगर किसी दूसरी चीज को भी क्रॉस कर रही है, अगर फिलहाल यहाँ मैन को क्रॉस कर रही है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वैसे किसी प्लेटफॉर्म को या ट्रेन को क्रॉस करे तो उसकी लेंथ भी मीटर में होती है। तो सबसे पहला काम यही रहता है कि जो स्पीड है उसको किया जाए मीटर पर सेकंड में। ठीक है जी, तो आपको पहली वीडियो अगर आप लोगों ने देखी होगी तो उसमें बताया होगा मीटर पर सेकंड में किस तरह से इसको किया जाता है। ठीक है, तो देखिए मीटर पर सेकंड में कैसे करना होता है, सीधा 5/18 से डिवाइड कर दीजिए इसको, सॉरी मल्टीप्लाई कर दीजिए 5/18 से, तो ये मीटर पर सेकंड में हो जाएगा। ठीक है, ये मैं छोटा सा कंसेप्ट देख लीजिए, काफी काम आएगा आपके। अब किलोमीटर पर आवर को आपको मीटर पर सेकंड में करना है तो भाई इसको 5/18 से मल्टीप्लाई कर देना है, और अगर उल्टा करना है तो 18/5 से कर दीजिए। और किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड करना है तो मल्टीप्लाई 5/18, और अगर मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में करना है तो 18/5। ठीक है जी, तो उस हिसाब से भाई यहां पर जो स्पीड है वो आ जाएगी मेरे पास 20 मीटर पर सेकंड। तो इसका मतलब जो ट्रेन है उसकी स्पीड सेकंड के मीटर पर सेकंड के हिसाब से 20 है, और वो एक मैन को क्रॉस कर दी भाई। तो भाई एक चीज हमेशा याद रखिए, जब भी ट्रेन किसी एक स्टेशनरी पर्सन को क्रॉस करे, एक स्टेशनरी पोल को क्रॉस करे, एक स्टेशनरी ट्री को क्रॉस करे, तो उस केस में जो डिस्टेंस है वो हमेशा ट्रेन की लेंथ ली जाती है। क्या ली जाती है, ट्रेन की लेंथ।
फिर उस हिसाब से डिस्टेंस मेरे पास है जी 240 मीटर, और स्पीड हमने अभी निकाली। तो क्या निकालना है जी, टाइम निकालना है। टाइम का फॉर्मूला होता है जी डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कितना जी 240, और स्पीड अभी निकाली हमने 20। तो चले भाई काटापटी करेंगे तो क्या आएगा जी, इसको काट कर मुझे मिल जाएगा जी 12। तो इसका मतलब 12 सेकंड में वो जो गाड़ी है, ट्रेन है सॉरी, उस पर्सन को क्रॉस कर देगी। चलिए भाई जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलो देखिए सॉरी 7th क्वेश्चन क्या है हमारे पास। तो भाई 7th क्वेश्चन में क्या कह रहा है, सर्टन सम ऑफ मनी, कोई सर्टन सम ऑफ मनी है वो ट्वाइस हो जाता है, मतलब कोई प्रिंसिपल है वो डबल हो जाता है इन 5 ईयर, 5 सालों में एट कंपाउंड इंटरेस्ट रेट ऑफ 4%। तो भाई कंपाउंड इसका क्वेश्चन है। तो वो कह रहे हैं जी एक प्रिंसिपल है जो कि 5 सालों में कितना हो जाता है जी, ट्वाइस हो जाता है। 5 सालों में क्या हो जाता है जी, ट्वाइस हो जाता है 8% के हिसाब से। तो कह रहे हैं हाउ मेनी इयर्स इट बिकम्स 8 फोल्ड। भाई 8 फोल्ड का मतलब यहां पर 8 टाइम्स है, ठीक है। 8 फोल्ड का मतलब यहां पे क्या है, 8 टाइम्स है। तो भाई इसके ऊपर वैसे एक फॉर्मुला भी है, ठीक है, लेकिन जहां तक मेरी सोच है एक सिंपल कंसेप्ट आपको बताता हूं, आपको याद रहेगा, क्योंकि फॉर्मुला थोड़ा सा भूल गया, इधर उधर हो गया तो प्रॉब्लम हो सकती है। तो डायरेक्ट हम क्या करते हैं, तो मैं देखिए जरा, एक प्रिंसिपल है, ध्यान समझिए, एक प्रिंसिपल 5 साल में ट्वाइस मतलब दुगना हो जाता है, ठीक है। तो अब मान लीजिए, अब आपको कंपाउंड का अगर केस पता हो, कंपाउंड में क्या हर साल जो प्रिंसिपल है बदलता है, ठीक है। जो एक साल के अंत में अमाउंट होता है वो नेक्स्ट ईयर का प्रिंसिपल बनता है, और जो नेक्स्ट ईयर का अमाउंट होता है वो अगले नेक्स्ट ईयर मतलब 3rd ईयर के लिए प्रिंसिपल बनता है। तो हर साल के अंत में जो अमाउंट आएगा वो नेक्स्ट ईयर का प्रिंसिपल का रोल प्ले करता है, सॉरी, ठीक है। तो भाई ये प्रिंसिपल 5 सालों में दुगना हो गया। तो भाई बताइए जरा अगले 5 सालों में क्या होगा, कीजिए कोशिश, ठीक है। आप लोगों ने काफी ठीक किया। तो भाई कुछ बच्चों से भी सोचा होगा ये अगले 5 सालों में गेन क्या होगा, ट्वाइस होगा, डबल होगा ना। ये हो गया जी 4p, कितना हो गया 4p हो गया। तो भाई सेम दोबारा फिर अगले 5 सालों में क्या होगा जी, अगले 5 सालों में ये दोबारा डबल हो जाएगा। तो भाई 4 का डबल कितना हो गया जी 8 हो गया, 8p। तो भाई हम देख सकते हैं ये जो प्रिंसिपल है ये 8 फोल्ड यानी कि 8 गुना हो गया, बट कितने सालों में, 5 5 एंड 5 मतलब टोटल 15 सालों में, 5 5 10 और 5 15। तो भाई 15 सालों में ये जो प्रिंसिपल है वो 8 गुना हो जाएगा भाई। तो भाई कंसेप्ट दिमाग में रखिएगा, याद रखिएगा, बहुत बढ़िया कंसेप्ट है ये। चलिए भाई जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जी हमारे सिंप्लीफिकेशन के ऊपर है। तो क्या कह रहे हैं जी, सिंप्लीफाई 25x स्क्वायर माइनस 36 डिवाइड बाय 5x प्लस 6। तो भाई इसका सिंप्लीफाई करके हमें आंसर निकालना है। तो भाई देखिए अगर ऑप्शन में देखिए तो भाई ये क्वेश्चन फ्रैक्शन में आंसर सिंपल है हमारे। तो जब कभी सिंप्लीफाई में कुछ ऐसा दिख जाए और खास तौर से स्केल दिख रहा हो तो भाई वहां पर स्केल वाले फॉर्मुले आ सकते हैं। तो उसके लिए आपको अलजेब्रा के फॉर्मुले आना चाहिए, ठीक है। तो फिलहाल अगर इसको ध्यान से देखेंगे तो जिनको फॉर्मुले आते होंगे तो उनको कुछ दिख रहा होगा, शायद यहां पर कोई a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बन रहा हो, ठीक है। देखिए किस तरह से, तो भाई है 25x स्क्वायर माइनस 36 अपॉन 5x माइनस और प्लस 6। तो देखिए ऊपर इसको मैं क्या लिख सकता हूं, मैं लिख सकता हूं जी 5x का होल स्क्वायर, और इसको लिख सकते हैं जी 6 का स्क्वायर। देखिए 5 का स्क्वायर करूंगा 25 आ जाएगा, x का स्क्वायर करा तो x स्क्वायर आ गया। तो भाई इसको मैंने इस फॉर्म में लिख दिया, और 36 तो भाई 6 का स्क्वायर होता ही है। नीचे कुछ भी ऐसा नहीं है, नीचे जैसा है जी ये वैसे का वैसा ही रहेगा हमारे लिए, ठीक है। उसके बाद आगे देखिए क्या जी, तो भाई ये क्या बन रहा है जी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो भाई ये रहा आगे इस फॉर्म में a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो भाई इसका फॉर्मुला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या, एक बार a और b को प्लस करें और एक बार a और b को माइनस करें। तो एक बार ये दोनों टर्म्स क्या होंगी, प्लस हो जाएंगी, a प्लस बी, और एक बार क्या हो जाएगा जी a माइनस बी। तो भाई ऊपर नीचे अगर कोई टर्म सेम लग रही है, सॉरी एक्सप्रेशन सेम है तो उसे हम काट सकते हैं। तो भाई ये कट गया तो हमारे पास आंसर आ गया जी 5x माइनस 6। तो इट मींस भाई डी पार्ट, तो डी पार्ट इज द राइट आंसर, ठीक है जी। तो एक चीज हमेशा याद रखिए, अलजेब्रा के फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो प्लीज उन्हें याद कर लीजिए, वो कहीं ना कहीं सिचुएशन में आपको यूज करने के लिए आ सकते हैं, ठीक है जी। तो फिर जल्दी स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। चलो देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन जी हमारा रिलेटेड है बोट्स एंड स्ट्रीम से। तो भाई बहुत सिंपल सा क्वेश्चन हमने पूछा हुआ है, कह रहे स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज 20 किलोमीटर, मतलब ठहरे हुए पानी में जो बोट है उसकी स्पीड 20 है। जैसे फॉर एग्जांपल आप किसी झील में अगर कर रहे हैं, बोटिंग कर रहे हैं, ठीक है, बोटिंग आप लोगों ने की होगी, तो झील वगैरह में जब बोटिंग करते हैं तो वहां पे झील का पानी पे चलता नहीं है, मतलब रनिंग वाटर नहीं है, वो रुका हुआ पानी है। तो उस केस में जो बोट की स्पीड होगी वही स्पीड होती है। तो भाई हमेशा याद रखिए जब भी कभी दिया स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, तो इसका मतलब सिर्फ बोट की स्पीड है, उसे हम तकरीबन x से डिनोट करते हैं, किससे, x से। तो वो कितनी है जी 20 किलोमीटर पर आवर एट द स्पीड ऑफ द करंट। यहाँ पे करंट का मतलब है जो रिवर है, जो कैनाल है जिसमें बोट चलेगी या चल रही है, उस पानी की स्पीड कितनी है जी 8 किलोमीटर पर आवर। और इसको हम कितने से लिखेंगे जी, इसको हम y से लिखते हैं 8 किलोमीटर पर आवर। तो जी हमें क्या निकालने को बोल रहा है, कह रहा है फाइंड द डाउनस्ट्रीम स्पीड एंड द अपस्ट्रीम स्पीड। कह रहा है कि नीचे जाते समय क्या स्पीड होगी और ऊपर आते समय क्या स्पीड होगी, वो हमसे ये जानना चाहता है। तो भाई देखिए नीचे जाते समय स्पीड का मतलब है जब बोट उसी डायरेक्शन में जाए जिस डायरेक्शन में वाटर फ्लो कर रहा है, ठीक है।
मतलब अगर वाटर इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है तो बोट भी इस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है, ठीक, तो उसे डाउनस्ट्रीम स्पीड कहते हैं। उस केस में स्पीड क्या होगी? और मान लीजिए वाटर इस तरफ जा रहा है लेकिन बोट इस तरफ आ रही है, तो इस केस में हो जाता है अपस्ट्रीम स्पीड, ठीक। जब दोनों वाटर और बोट की डायरेक्शन सेम हो उसे डाउनस्ट्रीम स्पीड कहा जाता है, और जब उल्टी डायरेक्शन हो तो उसे अपस्ट्रीम स्पीड कहा जाता है। तो उसने क्या बोला है? डाउनस्ट्रीम स्पीड भी निकालें और अपस्ट्रीम स्पीड भी निकालें। तो भाई आप लोगों में से जो कोई लोग नहर वगैरह में नहाए होंगे तो उनको ये आइडिया होगा रिवर में कि जिस डायरेक्शन में पानी अगर जा रहा है उस डायरेक्शन में अगर हम तैरते हैं तो हमारी स्पीड बढ़ जाती है, हमें थकावट बहुत कम होती है। लेकिन जब उल्टी डायरेक्शन में आते हैं स्पीड कम होती है और थकावट भी ज्यादा होती है। तो इस केस में हमेशा याद रखिए भाई, डाउन के केस में क्या होता है, जब डाउन स्ट्रीम स्पीड निकालनी है तो भाई इसको हम तकरीबन डी से या इसको ds दोनों में से किसी से भी लिख सकते हैं, डाउन स्ट्रीम स्पीड या इस तरह से लिखिए। तो डाउन स्ट्रीम स्पीड हमेशा होती है जी x प्लस वाई, मतलब बोट की स्पीड और पानी जो करंट है उन दोनों की स्पीड प्लस कर दी जाती है 20 प्लस 8 यानी कि 28। तो इट मींस नीचे जाते समय मतलब जिस डायरेक्शन पानी जा रहा है उस डायरेक्शन में अगर बोट जाएगी तो 28 किलोमीटर की स्पीड से जाएगी। और अगर अपस्ट्रीम स्पीड निकालें, अपस्ट्रीम स्पीड का मतलब अगेंस्ट द करंट, उल्टी डायरेक्शन में जाना, तो उस केस में दोनों की स्पीड माइनस हो जाती है। तो वो कितना आएगा जी 20 माइनस 8, तो ये कितना आ गया जी हमारे पास, ये आ गया जी 12। तो इट मींस डाउन स्ट्रीम स्पीड रहेगी 28 और अपस्ट्रीम स्पीड रहेगी जी 12। लो जी ए पार्ट, तो फर्स्ट पार्ट इज द राइट आंसर। तो जल्दी से भाई इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, कह रहे हैं राइट एंगल ट्राइंगल। तो भाई राइट एंगल ट्राइंगल पता है आपको, पता होगा जी, बहुत सिंपल है। राइट एंगल ट्राइंगल मतलब जिसमें सिर्फ एक एंगल 90 होता है, ठीक है। कैसे ट्राइंगल जिसमें एक एंगल क्या होता है 90, और एक ही हो सकता है, दो 90 एंगल हो नहीं सकते हैं, ठीक है। तो क्या था लेंथ ऑफ द हाइपोटेन्यूज, तो लेंथ ऑफ द हाइपोटेन्यूज मतलब राइट ट्राइंगल है, ठीक है। तो हाइपोटेन्यूज देखिए भाई, राइट ट्राइंगल में हाइपोटेन्यूज हमेशा वो साइड होती है जो 90 के सामने हो, 90 एंगल के सामने जो साइड है उसे हाइपोटेन्यूज कहा जाता है। वो कितना दिया जी, वो आपको 17 दिया है। एंड इट्स बेस, तो भाई बेस ये आपको दे दिया जी 8। अब क्या कह रहा है, फाइंड इट्स एरिया, तो भाई इसका एरिया निकालना है। तो भाई जनरली जो ट्राइंगल्स होती हैं उनका हम जनरल फॉर्मूला यूज करते हैं एरिया का। एरिया का फॉर्मूला रहता है जी 1/2 बेस इंटू हाइट। हाइट को परपेंडिकुलर भी कहते हैं, आल्टीट्यूड भी कहते हैं। तो भाई मेरे पास बेस तो है इस ट्राइंगल का, लेकिन हाइट यानी कि परपेंडिकुलर नहीं है मेरे पास। तो भाई अगर आप लोगों को पता होगा पाइथागोरस थ्योरम के बारे में भाई, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम कहती है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज ऑलवेज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर एंड बेस, ठीक है, सॉरी सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ परपेंडिकुलर बेस। हाँ, दोनों के जो स्क्वायर निकाले उनका सम कीजिए तो आपको हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर मिल जाएगा। या सिंपली याद रखें हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर हमेशा किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो भाई देखें हमें हाइपोटेन्यूज कितना दिया, हाइपोटेन्यूज दिया जी 17, तो 17 का स्क्वायर लेंगे। परपेंडिकुलर कितना है, परपेंडिकुलर है जी हमारे पास, परपेंडिकुलर तो है ही नहीं, तो ऐसे रहने दे। बेस कितना जी, बेस हमारे पास 8 है, 8 का स्क्वायर 289 स्क्वायर होता है जी 17 का। पी स्क्वायर इसका आएगा 64, 64 यहाँ के माइनस होगा 29 माइनस 64। तो जल्दी से करो माइनस, देखो कितना आ रहा है। तो भाई ये आ रहा है हमारे पास 225। तो भाई 225 किसका स्क्वायर होता है, जल्दी शाबाश ट्राई कीजिए। तो भाई 225 स्क्वायर होता है जी 15 का। तो भाई स्क्वायर कट गया, तो देयरफॉर परपेंडिकुलर इज 15 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब ये परपेंडिकुलर है, ये 15 सेंटीमीटर आ जाएगा जी मेरे पास, ठीक है। तो बस भाई क्या निकालना है, तो मुझे एरिया निकालना है। तो भाई एरिया बहुत सिंपल है, मेरे से पहले तो आप लोग निकालोगे भाई। तो देखिए क्या एरिया क्या आ जाएगा, 1/2 बेस, बेस कितना है जी हमारा, बेस है जी 8 इंटू परपेंडिकुलर या हाइट कुछ भी कह सकते हैं, वो 15 है। तो 2 1 जा 2 4 जा, तो भाई एरिया आ गया जी 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इट मींस डी पार्ट। तो भाई डी पार्ट इज द राइट आंसर, ठीक है। तो भाई ये पाइथागोरस थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट से याद रखना हमेशा, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो जल्दी से भाई इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है भाई। तो आज के लिए भाई इतना रखते हैं और फिर आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो भाई कोई प्रॉब्लम किसी क्वेश्चन में आती है तो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, ठीक है। ओके भाई, थैंक यू।